मेरा नाम रुचि है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या फिर सब कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। यदि मैं सब सोच कर मेरे सर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक दिन भी इस आदमी के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं एक पागल औरत हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ही पागल है आदमी है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से नॉर्मल कौन था और कौन नहीं। एक फिटकरी थी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था एक छोटी-सी सफ़ेद रंग की फिटकरी ने मेरी ज़िंदगी में जीना दुस्सार कर दिया था। रोज़ मेरा पति एक नई तरह की फिटकरी घर में लेकर आता था और उसे सँभाल कर रखता था कि जैसे वह कोई हीरो जवाहरात हो। वो पागलों की तरह हर 10 मिनट बाद आकर अपनी फिटकरी का ध्यान रखता था कि कहीं फिटकरी खराब तो नहीं हो गई हो, और कहीं कोई के फिटकरी के चोरी करके न तो ले गया हो, और कहीं कोई चीज़ फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई हो जिससे फिटकरी वेस्ट हो जाए। वो बार-बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल रखता था। कभी उसे लॉकर में रखता, तो कभी उसे कपबोर्ड में रखता था, तो कभी उसे सूटकेस में संभाल कर रख देता था, तो कभी किचन में आटे के डिब्बे में छुपा कर रख देता था। मैं सोच कर पागल हो गई थी कि आखिरकार इस फिटकरी में ऐसा क्या था जो मेरे पति उस फिटकरी के लिए पागल हुआ जा रहा था, और उसे फिटकरी की इतनी ज़्यादा परवाह थी। शादी के बाद मैं जब नई-नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तो जब भी मेरे पति के हाथ में यह फिटकरी थी, वो मुझसे बात करने के बाद अपनी फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था, और मेरे पति को गए हुए लगभग 3 घंटे हो गए और अपने पति का बहुत देर तक इंतज़ार करते-करते सो गई थी। क्योंकि मैं भी दुल्हन बनकर काफ़ी थक गई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई थी और आखिरकार अपने पति का कब तक इंतज़ार कर सकती थी। मेरा पति तो न जाने कब बाथरूम से बाहर निकलता, मैं कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पति मुझे बिस्तर पर नज़र नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और मैंने देखा कि वो बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही थैला मौजूद था जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरा पति बहुत बहुत देर तक अपनी फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और आने के बाद कहता कि सारी कमी पूरी हो गई है, और मैं शर्मिंदा हो जाती थी कि ना जाने वह कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। वो दिन था और आज का दिन मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो गए थे, और यह फिटकरी थी कि जिसकी कहानी आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार-बार बाथरूम में जाता और फिटकरी का वो थैला बाथरूम के अंदर जाते हुए और बाथरूम से बाहर आते हुए भी उसके हाथ में ही होता था। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज़ आती रहती थी, और जब ज़्यादा देर हो जाती तो मेरा पति बाथरूम में बहुत खुश होकर बाहर निकलता था, तो मैं बड़ी अजीब-सी उलझन में फँस गई थी। मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। यह सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झाँक कर देखा तो मेरा दिमाग फट गया था और मेरे होश उड़ गए थे। मेरे माता-पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे क्योंकि उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सब भाई-बहनों की मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे अपने में माता-पिता के साथ-साथ अपने बड़े भाई-बहनों का भी बहुत प्यार मिला था। मेरे माता-पिता का कहना था कि मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहती थी और मेरे माँ-बाप हमेशा मेरे ठीक होने की प्रार्थना करते रहते थे। बचपन में मेरा काफ़ी इलाज हुआ था, इसलिए मुझसे मेरे घर में सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। मेरे माता-पिता ने भगवान के आगे प्रार्थना की और रो-रो कर मेरी ज़िंदगी की भीख माँगी थी।
मगर मेरे माता-पिता को यह पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी इतनी जल्दी उनको छोड़कर चली जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी उनके पीछे अनाथ हो जाएगी। अगर मेरे माता-पिता को के बात पता होती तो हो जाएगी अगर मेरे माता-पिता को के बात पता होती तो वह कभी बचपन में मुझे नहीं बचाते। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता के अलावा मेरे एक बड़े भैया और एक बड़ी बहना भी थी। वह सब लोग एक साथ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं 7 साल की थी जब हमारे पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मेरे माता-पिता और मेरे दोनों भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन शायद भगवान को मुझे ज़िंदगी देनी थी, इसलिए कितने लोगों की मौत हो जाने के बाद भी अकेली बच गई थी। मेरे मामूली सी चोट आई हुई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि यह लड़की कैसे बच गई। कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी भगवान लिख दे उसे कौन मार सकता है। और कुछ लोग मुझे देखकर बहुत अफ़सोस भी कर रहे थे कि मैं अपने माता-पिता के बिना कैसे इस दुनिया में अकेली रहूँगी। अच्छा, तो यही होता है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया से चली जाती। लोग कह रहे थे कि यह लड़की अब अनाथ होकर ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? कौन इसकी परवरिश करेगा? इस तरह से मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी और मैं अकेली हो गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। और मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफ़सोस करने के लिए भी नहीं आए थे। मैं अपने चाचा-चाची के घर में रहने लगी थी और उनकी बेटियाँ की उतरन-पहन उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुज़ारा कर रही थी। वह लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे। उन लोगों के ताने सुनकर मैं ही जवान हो गई थी और इस तरह से टाइम तेज़ी से गुज़रता चला गया था और मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते भी आने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी ऐसे इंसान से कर दी थी जिसको मैं जानती तक ही नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरों की तरह काम करना पड़ता था। इससे बेहतर यही होगा कि मैं अपने पति के घर काम करूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो लड़का काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी और सुना के लड़के वालों का अपना घर है तो इस बात से मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्दी से जल्द विदा करना चाहती थी ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के आगे विदाई के टाइम पर चाची ने मुझसे कहा था कि अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं क्या मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हालात में मुझे अपने ससुराल में ही रहना था और अगर अपने ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी लगे तो चुपचाप उसे बर्दाश्त करना। तलाकशुदा बनकर मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाची की इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वह इस तरह की बातें ना जाने मुझसे क्यों कर रही थी। अभी तो मेरी विदाई भी पूरी तरह नहीं हुई थी और वह तलाक तक पहुंच गई थी। आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? क्या लड़के की कोई खराबी थी या उसके घर वालों
में कोई गड़बड़ थी। मेरे दिमाग में अजीब-अजीब तरह के सवाल पैदा होने लगे थे और इसी सवालों में को सोचते हुए जब मैं अपने ससुराल विदा होकर चली गई तो शादी की पहली रात मुझे अंदाजा हो गया था कि चाची इस तरह की बात क्यों कर रही थी। जिस लड़की के पिता ने शादी की पहली रात उसके साथ रिलेशन बनाने की बजाय सारी रात बाथरूम में ही गुजार दी थी, तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी। शर्म की वजह से यह सवाल मैं अपने पति से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नहीं नवेली दुल्हन थी और नवी नवेली दुल्हन ऐसे बात कर कहती कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं किया और सारी रात में क्यों बाथरूम में क्यों रहे। वह यह गलत बात हो जाती। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वह भी आकर सो गए होंगे, शायद बहुत सुबह हो को दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए चले गए हों। बस यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरी यह तसल्ली किसी काम नहीं आई थी। जब रोजाना कमरे में मेरा पति अजीबोगरीब हर तरह की हरकतें करने लगता था। शादी को 1 महीना पूरा होने वाला था। मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा ली थी। मेरी सास को तो यह भी नहीं पता था कि 1 महीने से मैं एक दिन भी उनके बेटे ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। उनका बेटा तो न जाने किन हरकतों में बिजी रहता था और मैं शर्त की वजह से यह बात किसी से नहीं कह सकती थी कि 1 महीने के बाद जब चाची से मिलने के उनके घर पर गई तो मेरी चाची मुझसे देखकर परेशान हो गई थी और एकदम मुझसे सवाल किया कि अपना घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। चाची के सवाल पर मैंने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा। मेरी विदाई के टाइम पर